हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे जेनेटिक्स का लेक्चर नंबर 8। और ये लास्ट लेक्चर है। और आज का ये लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, इंपॉर्टेंस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब मेंडल भाई साहब ने जो 3 एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है, 3 जो अपने लॉ दिए थे, कौन कौन से लॉ दिए थे? लॉ ऑफ डोमिनेंस, पहला वाला लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या जिसको हम प्योरिटी ऑफ गैमेट्स बोलते हैं। और तीसरा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट्स। तो ये 3 जो लॉ दिए थे, इनका क्या इंपॉर्टेंस है आम लाइफ में, डेली लाइफ में, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस पर एक अलग से क्वेश्चन बन सकता है कि एक्सप्लेन दी एनी टू इम्पोर्टेंस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल के लॉ, जो इनहेरिटेंस के लॉ हैं, आनुवंशिकता के जो लॉ हैं, उनके आप 2-4 इंपॉर्टेंस बताइए, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंस देखते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू फाइंड द डोमिनेंट करेक्टर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज many harmful and lethal recessive genes are not able to express themselves in the presence of dominant gene। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है, देखो आपने पता है कि मेंडल ने एक कॉन्सेप्ट दिया था डोमिनेंट करेक्टर का और रिसेसिव करेक्टर का। ठीक है, तो डोमिनेंट करेक्टर कौन सा होता है? जब हम F1 जनरेशन में, मतलब डोमिनेंट करेक्टर बोलता है ऐसा करेक्टर जो अपने आप को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डोमिनेंट करेक्शन, वो डोमिनेंट करेक्टर बोलते हैं। और ऐसा करेक्टर जो अपने आप को F1 जनरेशन में नहीं शो करता है, नहीं एक्सप्रेस करता है, उसको रिसेसिव करेक्टर बोलते हैं। तो ये कह रहे हैं कि भाई हमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें हमें पता होना चाहिए कि डोमिनेंट करेक्टर कौन सा है और रिसेसिव करेक्टर कौन सा है, क्योंकि जो हार्मफुल और लीथल जो रिसेसिव जीन्स होते हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते। तो हम इसको पता लगाकर, डोमिनेंट करेक्टर का पता लगाकर आगे एक ऐसी नस्ल तैयार कर सकते हैं जहाँ पर ये जो रिसेसिव करेक्टर हैं, यहाँ पे ये जो लीथल और हार्मफुल जीन्स हैं, इनको क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं, इनका प्रभाव कम कर सकते हैं। दूसरा इनका ये इंपॉर्टेंस है कि जीन कॉन्सेप्ट वाज प्रूव्ड बाई मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये जीन का जो कॉन्सेप्ट है, इसको किसने प्रूव किया था? मेंडल के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ने बताया था। क्योंकि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या बताया गया था कि F1 जनरेशन में जैसे सारे के सारे जैसे प्लांट थे वो कैसे थे? हेट्रोजाइगस टॉल थे। फिर F1 जनरेशन के बाद जब गैमेट बनते हैं, टॉल और ड्वार्फ, ये दोनों के दोनों करेक्टर अलग अलग हो जाते हैं। दोनों के दोनों ये जीन के जो एलील हैं, ये क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। एक एलील टॉल के लिए होता है और दूसरा ड्वार्फ के लिए होता है। तो ये जो सेग्रीगेशन वाला है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स है, इसका कॉन्सेप्ट भी किससे प्रूव हुआ? या ये जीन वाला कॉन्सेप्ट है, किससे प्रूव हुआ था? मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से ही प्रूव हुआ था। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, वन जीन हैज़ 2 अलील्स। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अनुसार एक जो जीन होता है उसमें कितने अलील होते हैं? 2 अलील होते हैं। जैसे एक जीन हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, हेट्रोजाइगस टॉल का, तो उसके अलील कौन से हो गए? कैपिटल टी और स्मॉल टी। एंड दे कंट्रोल 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। देखो ये क्या बता रहे हैं कि एक जीन है, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हेट्रोजाइगस टॉल है, एक जीन है, इसके 2 अलील हैं, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, और ये दोनों के दोनों अलग अलग कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। कैपिटल टी टॉल वाले कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा, स्मॉल टी ड्वार्फ वाले कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा। सिंपल है। तो ये क्या बता रहे हैं कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के आधार पर एक जीन के 2 अलील्स होते हैं और दोनों के दोनों 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। अपीयरेंस ऑफ न्यू ट्रेड्स कैन बी ईजिली फाइंड आउट या ईजिली एक्सप्लेन विद दीज नोज। जो नए नए ट्रेड्स आते हैं, अब आपको पता है F1 जनरेशन में कई सारे ट्रेड्स दिखते नहीं हैं। F1 जनरेशन में सिर्फ डोमिनेंट करेक्टर ही शो करते हैं, मगर F2 जो जनरेशन है उसमें हमने देखा था F2 जनरेशन में जो रिसेसिव करेक्टर है वो भी अपने आप को क्या करता है? शो करता है। ये चीज़ हमने देखी थी किसमें? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में। तो यहाँ पर जो नए नए ट्रेड्स होते हैं, नए नए जो लक्षण होते हैं, उनको भी इन लॉज की सहायता से एक्सप्लेन किया जा सकता है कि क्यों ये जो नए नए करेक्टर्स ये निकल के आ रहे हैं। ठीक है, तो ये भी समझा जा सकता है किसकी सहायता से? मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। विद द हेल्प ऑफ मेंडल्स लॉ, मेंडल के लॉ की सहायता से डिजीज रेजिस्टेंट एंड हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ क्रॉप प्लांट्स कैन बी डेवलप। बहुत बड़ी बात है यहाँ पे बताई जा रही है कि मेंडल के लॉ का इस्तेमाल करते हुए, मेंडल के नियमों का इस्तेमाल करते हुए हम ऐसी फसलों का मतलब उत्पादन कर सकते हैं जो डिजीज रेजिस्टेंट हों। डिजीज रेजिस्टेंट का मतलब है जिनको बीमारियाँ, जिनको कीड़े मकोड़े, पेस्ट नुकसान ना पहुँचा सकें, बीमारी ना हो सके, और हाई यील्डिंग वेराइटीज। हाई यील्डिंग वेराइटी का मतलब है ज़्यादा उत्पादन देने वाली फसलों को हम डेवलप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेंडल्स लॉ। और आज की डेट में आ भी रही हैं। आपने सुना होगा GM क्रॉप,
जीएम क्रॉप आ चुकी हैं जिनको हम बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप ऐसी होती हैं जिनका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, यील्ड बहुत ज़्यादा होती है, यील्ड का मतलब उत्पादन ज़्यादा होता है, और साथ के साथ में वो क्रॉप डिजीज रेजिस्टेंट होती हैं। तो कॉटन की ऐसी वेराइटी आ चुकी है बीटी कॉटन के नाम से, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। बीटी ब्रिंजल बैंगन की भी है। तो ऐसे करके साइंटिस्ट जो हैं इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी वाले जो हैं या एग्रीकल्चर फील्ड में जो काम कर रहे हैं वो ऐसे सीड डेवलप कर रहे हैं जो कैसे हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड है, उनके जीन्स को मॉडिफाई किया गया है और हाई यील्डिंग, हाई वेराइटीज़ और डिजीज रेजिस्टेंस क्रॉप तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी मेंडल के जो लॉ हैं बहुत ही बड़ा इनका क्या है योगदान है, बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस है। इसकी सहायता से आपको पता है 1966 और 67 में भारत में एक रेवोल्यूशन आई थी। कौन सी रेवोल्यूशन आई थी? ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान ये जो हाई यील्डिंग वेराइटी क्रॉप्स हैं, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स डेवलप किए गए थे और उनको यूज किया गया था, जिसके बाद हमारा देश किसके मामले में, ग्रेन्स के मामले में सेल्फ सफिशिएंट हो गया। आपको पता उससे पहले हमारी सिचुएशन ऐसी थी कि हम दूसरों से मतलब गेहूं बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते थे, स्पेशली अमेरिका से इंपोर्ट करते थे। मगर ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद इंडिया की कंडीशन कैसी हो गई? सेल्फ सफिशिएंट, मतलब अब हम आत्मनिर्भर हैं अपने ऊपर। ठीक है, तो ये पॉसिबल किसके हिसाब से हो पाया? हाई यील्डिंग वेराइटी क्रॉप्स के आधार पर ये हो पाया। और ये हाई यील्डिंग वेराइटी क्रॉप्स जो डेवलप की गई हैं उनमें सबसे बड़ा योगदान किसका है? मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। एक लास्ट इंपॉर्टेंस है ये ब्रांच ऑफ साइंस जिसको बोलते हैं यूजेनिक्स। क्या बोलते हैं? यूजेनिक्स रिलेटेड विद द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस इज बेस्ड ऑन मेंडल्स लॉ। एक साइंस की ब्रांच है यूजेनिक्स एक ऐसी साइंस की ब्रांच है जहाँ पर ह्यूमन रेस को डेवलप किया जाता है। ह्यूमन रेस डेवलप करने से क्या मतलब है? ह्यूमन रेस डेवलप करने से मतलब है अब हम क्या कर सकते हैं, हम अपने हिसाब से मतलब आने वाली जनरेशन को डिजाइन कर सकते हैं, आने वाली जनरेशन का रूपरेखा तैयार कर सकते हैं। कैसे? हम मतलब ऐसी ब्रीड तैयार कर सकते हैं कि ऐसी नस्ल तैयार कर सकते हैं जिसमें कोई खराबी ना हो, जिसमें कोई नेगेटिव चीज़ ना हो, मतलब अच्छे हष्ट पुष्ट मतलब एक नई नस्ल तैयार कर सकते हैं। और वो नई नस्ल तैयार जो होगी वो भी किसके आधार पर होगी? मेंडल्स के लॉ के आधार पर ही होगी। ठीक है, तो यूजेनिक्स क्या है? यूजेनिक्स इज द साइंस of improving human species by selectively mating people with specific desirable hereditary traits. It aims to reduce human suffering by breeding out disease, disabilities and so called undesirable characteristics from a human population. Early supporter of eugenics believed people inherited mental illness, criminal tendencies, even poverty, and that these conditions could be bred out ऑफ जीन पूल। यहाँ पर ये बताया जा रहा है यूजेनिक्स एक ऐसी साइंस है जहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इंसान के अंदर जो भी नेगेटिव चीज़ होती हैं, जो भी बीमारियाँ होती हैं, उनके जीन्स को हम क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। जो भी मतलब नेगेटिव चीज़ें आपको किसी में दिखाई दे रही हैं, जो भी नेगेटिव बीमारियाँ हों या जो भी मतलब क्रिमिनल टेंडेंसी से संबंधित बहुत सारी चीज़ जो नेगेटिव चीज़ें, हम उनको क्या कर सकते हैं? उनके जीन को हटा सकते हैं, ब्रेड आउट कर सकते हैं, एक नई जीन तैयार कर सकते हैं, एक नई नस्ल तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पर जो यूजेनिक्स जो है जो ह्यूमन स्पेसीज को क्या करती है? डेवलप करती है। वो पूरी की पूरी साइंस किस पर आधारित है? मेंडल्स के लॉ पर ही आधारित है। तो अभी तो मतलब बहुत सारी चीज़ें आना बाकी हैं। सोचो अगर ऐसा हो गया तो फ्यूचर में आने वाले हमारे जो मतलब जनरेशन होगी, हम भी अपने बच्चों को प्लान कर सकेंगे कि हाँ यार हमें कैसा बच्चे चाहिए। अगर किसी की मान लो जेनेटिक बीमारी है, बहुत सारी आपने सुना होगा जेनेटिक डिजीज होती है बहुत सारे लोगों को, जो एक जनरेशन से माता पिता से बच्चों को, बच्चों से उनके बच्चों को ऐसे ट्रांसफ़र होती रहती हैं। अगर यहाँ पर और सफलता हमें मिल गई तो ये बीमारियों को हम क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। स्पेशली कौन सी बीमारियों को? जेनेटिकल वाली बीमारियों को। अगर इसमें और ज़्यादा हमें आगे सफलता मिलती है, हम और बेटर ह्यूमन पॉपुलेशन, बेटर ह्यूमन स्पेसीज डेवलप कर सकते हैं आने वाले समय में। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ही ज़्यादा स्कोप है। ठीक है, और यहाँ पर पूरा की पूरा किसको क्रेडिट जाता है इन सब चीज़ों में? मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को जाता है। तो इस प्रकार हमारा चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हुआ। बायोलॉजी के हमारे 3 चैप्टर फिनिश हो चुके हैं, एक चैप्टर बायो का और बचा है, उसको हम आने वाले 2-4 दिनों में भी उसको हम फिनिश कर देंगे। तो इस प्रकार बायोलॉजी का पूरी तरह से एंड हो जाएगा। ठीक है, तो आप हमारी ऐप लक्की एजुकेशन ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर, मिनिमम प्राइस पर क्वालिटी एजुकेशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। आप ज्वाइन करें, अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन कराएं, अपने जितने भी क्लासमेट्स हैं उनको ज्वाइन कराएं। साथ ही साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल लक्की एजुकेशन भी आप ज्वाइन करो, ताकि आपको जो भी न्यू अपडेट्स हैं वो वहाँ पे मिलती रहेंगी। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।